हेलो दोस्तों। जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम यूपी का पेपर 5 और 6 डिस्कस करेंगे, तो उसी के लिए पेपर 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका काफ़ी पार्ट हमारे प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा हमको। तो पहले सिलेबस एनालाइज कर लेते हैं इसका, और इससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना डीप में जाने वाले हैं। जनरली क्या होता है कि जब नया सिलेबस इंट्रोड्यूस होता है ना, यूपीएससी में भी जब हुआ था, पैटर्न चेंज हुआ था, तो उसमें भी यही था कि वो पहले जो, जैसे ऑन द फेस ऑफ इट जो सिलेबस दिख रहा है, उन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 2013 में यूपीएससी में उन्होंने क्या किया था कि केस स्टडी दी थी, जो खुद से सैंपल केस स्टडीज, उससे ही केस स्टडीज डायरेक्ट पेपर में पूछ ली थी। तो पीसीएस में भी जैसे इस बार देखा गया कि फर्स्ट टाइम सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ 23 में, तो डायरेक्ट सिलेबस के जो टर्म्स हैं उनसे उठा के क्वेश्चंस बनाए। और होप करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही होगा कि जो टॉपिक्स बच गए हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमको, कि यार इन एरियाज से चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे, क्योंकि रिपीट तो नहीं करेंगे अगले साल सेम क्वेश्चंस को, सेम एरियाज को। तो जो एरियाज बच गए हैं वो मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं, तो उन एरियाज पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी जिन एरियाज से 2023 में क्वेश्चंस आ गए हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं एनालाइज करने के लिए, कि इन एरियाज से क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, और डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। 20 के 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सीधा टर्म्स उठाई हैं और पूछ लिए हैं। जैसे आप देखोगे कि ये पूरा जो पेपर 5 का सिलेबस है, ये यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, जीएस 1 2 3, उसको जम्बल्ड और एनालाइज करके मिला विला के इन्होंने एक सिलेबस बनाया है विद रिस्पेक्ट टू यूपी। मतलब जो भी चीज़ें यूपीएससी लेवल पे हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे हैं, उनको इन्होंने कर दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू यूपी। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, कल्चर, एंशियंट सिटीज़, आर्किटेक्चर, ये सारा कंट्रीब्यूशन यूपी का क्या है फ्रीडम स्ट्रगल में, मतलब एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये कवर कर लिया है। फिर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी है जैसे, तो यहाँ पे पब्लिक सर्विस और ये सारा पॉलिटी वाला पार्ट हो जाएगा जीएस 2 का। उसके बाद कुछ एरियाज इन्होंने कोशिश करी है कि पेपर 3 के भी इंक्लूड किए जाएं, जैसे सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट जो है पेपर 3 का, लैंड रिफॉर्म्स और ये जो पार्ट्स हैं। पेपर 2 का जो पार्ट है वो यहाँ तक है। और फिर यूपी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं, जैसे करंट अफेयर्स हैं, या यूपी में एनजीओज हैं, टूरिज्म वगैरह है। जो बिल्कुल जो ये वाले टॉपिक्स हैं ना, ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं कि इससे इसमें एकदम इन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि हाँ, स्टेट एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ एजुकेशन सिस्टम क्या है यूपी में, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, सिविल डिफेंस क्या है, तो इसमें एनजीओज क्या है। तो इसमें ये चांसेस रहते हैं, ऐसे जैसे डायरेक्ट देते हैं ना कि सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई हेल्थ सिचुएशन क्या है, उसको एनालाइज करो। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज करो, या फिर कोई मेजर स्कीम है उसके बारे में पूछ लें। जैसे कायाकल्प था, इस बार पूछ लिया था इन्होंने कि कायाकल्प ने कैसे इम्प्रूव किया है। तो मोस्टली क्वेश्चन क्या होगा कि स्टैटिक जो बड़ी मेजर स्कीम्स चल रही हैं, ई ऑफिस टाइप जो चल रही हैं, ई गवर्नेंस में, जैसे इन्होंने ई ऑफिस पूछ लिया, तो उसमें ऐसे नहीं पूछ लेंगे कि ई ऑफिस है क्या है ये बताओ डायरेक्ट। उसमें क्या करेंगे ये लोग, उसमें बता देंगे कि हाँ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, फीचर्स क्या है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। बेसिकली हमें लिखना वही है कि भाई जो हम बाकी के जीएस के पेपर्स में लिखते हैं वही लिखना है, बट विद रिस्पेक्ट टू यूपी थोड़ा हमें टिल्ट करना है। तो उसके लिए यूपी के रिगार्डिंग जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो हमें कलेक्ट करनी है, और स्मार्टली उसको पेपर में रिप्रोड्यूस करना है, वरना इतना स्पेसिफिक आंसर किसी को नहीं आता वहाँ पे। तो अगर जैसे पेपर देखेंगे ये वाला लास्ट ईयर का, तो डायरेक्ट पूछा है एडवोकेट जनरल का क्या फंक्शन है, और क्रिटिकली एग्जामिन है द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक पेज में सारा ये आ जाएगा, फंक्शन आ जाएंगे, दूसरे पेज के आधे पार्ट में ये आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट एडवोकेट जनरल लिखा हुआ है तो सीधा उठा के पूछ लिया। ठीक है, रीजनल पार्टीज, इनका नेचर क्या है, एक पेज में ये आ जाएगा, दूसरे पेज में उनकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी। सीधा पॉलिटिकल पार्टी सिलेबस में लिखा हुआ है, उठा के पूछ लिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल आंसरिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि चेकर किसी भी आइडियोलॉजी का हो सकता है। और उसके बाद जैसे ये है कि डिस्क्राइब द मेजर स्टेजेस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ जीपीडीपी इन यूपी। अब ये कितना, कोई भी टॉपर कुछ भी हो, किसी को ऐसा पता नहीं होता, रटा नहीं होता कि मेजर फॉर्मुलेशन स्टेजेस क्या है, भाई ये स्टेज किसी को नहीं रटा होता। सिंपल सी बात है, ग्राम पंचायत उसमें लिखा हुआ है प्लानिंग एंड पॉलिसी सिलेबस में। इन्होंने ये जीपीडीपी बहुत सालों से चल रहा था, सेंट्रल लेवल पे ये स्कीम्स लाई गई कि जो पॉलिसी मेकिंग है हम ग्रास रूट से स्टार्ट करेंगे, जो टॉप टू बॉटम है उसको बॉटम टू टॉप करने का इनका जो इनिशिएटिव था, उसको यूपी के रिस्पेक्ट में पूछ लिया है इन्होंने। ठीक है, अब जैसे एसडीजी को भी लोकलाइज कर रहे हैं ये, तो
वही गांधीयन फिलॉसफी चल रही है कि ग्राम पंचायत को यूनिट ऑफ गवर्नेंस, यूनिट ऑफ प्लानिंग बनाया जाए, जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटिव बने। तो उसके रिगार्डिंग ये कर रहे थे। तो इन्होंने मेजर स्टेजेस पूछ लिए कि भाई फॉर्मुलेशन में क्या लगते हैं। तो सिंपल सी बात है, नहीं ऐसे क्वेश्चनों में घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनमें अपनी क्रिएटिव जितनी भी स्किल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कितना भी खोल के लिखो इसको। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दो कि जीपीडीपी क्या है भाई। ठीक है, कि इसका 4 लाइन में बता दो कि ऐसे ऐसे क्या क्या प्रमोट करेगा। फिर सीधा हेडिंग बनाओ, स्टेजेस क्या हैं, स्टेजेस में आप स्टार्ट कर दो। सबसे बेसिक क्या है ग्राम पंचायत में? सबसे बेसिक ग्राम पंचायत में ये है कि वहाँ पे ग्राम सभा है, ग्राम सभा में लोग मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे लोगों के व्यूज जाने जाते हैं, किस किस से क्या, मतलब किसको कहाँ कौन से एरियाज में चाहिए। वो भी वो बटी होती है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। जो ग्राम पंचायत है, वार्ड्स वगैरह जो होते हैं तो उस वही जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसी को यूज करके एक स्टेज वाइज प्लान बता देना। ठीक है, लास्ट में लिख देना है, इसको लिंक करके कंक्लूड कर देना है कि भाई इससे क्या क्या हमारे बेनिफिट्स होंगे जीपीडीपी से। और एक छोटा सा 2 लाइन का कंक्लूजन देना है कि भाई नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये ज़रूरी है। और इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव जैसे एसडीजी वगैरह, लोकलाइजिंग एसडीजी, ये लिख दो। ऐसे में चेकर भी कोई बहुत बड़े वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारा रटा रटाया बैठे हुए हैं। और सिंपल सी बात है भाई, आर्ट्स का पेपर है, उसमें जितना आप अपने आप को क्रिएटिव बना पाओगे उतना बेनिफिशियल है। दूसरा ये है, हाईलाइट द ग्रेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ टूरिज्म इन यूपी। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें बहना नहीं है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होता है ना कि हम बह जाते हैं, उसमें टाइम चला जाता है। मैं तो बहुत बह जाता हूँ, इसलिए मेरा पेपर ज़्यादातर इसीलिए छूटने के कगार पे आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन में बहना नहीं है। ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। अब इसमें सिंपल सा है कि आपको वो 1.5-2 पेज के अंदर रखना है अपने आप को, और ज़्यादा लिखना नहीं है। इसमें क्या है, टूरिज्म के बारे में पूछा, एक मैप बनाओ यूपी में, जहाँ जहाँ टूरिज्म है वो दिखा दो, टूरिज्म को डिवाइड कर दो। ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, इनको जितना ज़्यादा डिवाइड डिवाइड करा जा सके। फॉर एग्जांपल टूरिज्म भी कितने टाइप्स के हैं। जो स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें उन्होंने इतने सारे थीमेटिक सर्किट्स बना रखे हैं टूरिज्म के। उन्हीं सर्किट्स में तोड़ दो यूपी को भाई। एक है इकोलॉजिकल टूरिज्म हो गया, एक रिलीजियस टूरिज्म हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म जो हो गया वो हो गया। यूपी को डिवाइड कर दो अलग अलग सर्किट में। ब्रज रीजन जो है, और ये अवध रीजन जो है, ये कहाँ है, ये जो विंध्याचल वाला रीजन है, इस ये किसके लिए इंपॉर्टेंस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसके लिए, ये सारे टूरिज्म में डिवाइड करके मतलब एक ब्यूटीफुल सा आंसर बन जाएगा। मैप बना दो, उस पर दिखा दो ये। ठीक है, और अगले पेज में जो भी उसके वो हैं कि हाँ भाई ये पोटेंशियल है इसका, इतना जीडीपी बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, और ये सब चीज़ें इसमें दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक है, इतना बड़ा स्टेट है, उसमें जो टारगेट है 1 ट्रिलियन वाला, उसमें तो बहुत बड़ा बूस्ट हो जाएगा टूरिज्म में अगर हम प्रोजेक्ट करें। अब ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसका इंडिया अभी वो है चेयरमैन, तो इसमें यूपी की साइट्स भी गई थी, हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन उसको जैसे है कि हाँ हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं वो बता दो, वे फॉरवर्ड दिखा दो थोड़ा सा। क्योंकि ग्रेटर पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है ना, तो पहले तो बता दोगे कि हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब ऐसे क्वेश्चन में जनरली ठीक रहता है कि आप लिख दो कि हाँ यार हम कैसे बढ़ा उन पॉसिबिलिटीज को रियलाइज, मतलब पोटेंशियल को हम कैसे रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं वो दिखा दो। उसके बाद क्या है कि ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं बॉर्डर एरियाज में, एक्सप्लेन। ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सीधा सिलेबस में से लिखा हुआ है वहाँ पे। बॉर्डर एरियाज में क्या सिक्योरिटी चैलेंज है। अब इसमें ये है कि बॉर्डर एरियाज में एक तो आप इसको ऐसा ले सकते हो कि सीधा एक ही बॉर्डर है वो नेपाल वाला, वो लिख दो। थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं सारे वो अपना आपको क्रिएटिव बनाने के लिए बॉर्डर एरियाज में सारे स्टेट बॉर्डर्स भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, जो क्रिमिनल क्या होता है कि अक्रॉस द बॉर्डर भाग जाते हैं, तो जो जुरिस्डिक्शन है वो लिमिटेड होती है, तो वो बच जाते हैं। उसी में फिर सारा एंगल ये स्मगलिंग वगैरह का आ जाता है अक्रॉस द स्टेट्स, है ना। नेपाल वाला तो लिखना ही है, वो मेन है इस आंसर में, वो मेजर पार्ट कवर करेगा। बाकी स्टेट्स जो डिफरेंट स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर है, एक मैप बनाओ, बता दो भाई बिहार में ये वाला इशू है, यहाँ से ट्रैफिकिंग का ये वाला इशू है, नीचे से मध्य प्रदेश में वो वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है, माइनिंग वाला एरिया है, तो वहाँ से वो इशू है। झारखंड वाला जो थोड़ा सा दिखा दो, इधर से दिखा दो सिक्योरिटी चैलेंजेस में थोड़ा सा हरियाणा से जुड़ा हुआ है, तो उसको दिखा दो भाई कि जो इंटरस्टेट जो
स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उसको, जैसे होता है ना खालिस्तान और वहाँ पर हरियाणा से जुड़ा हुआ है वो एरिया, तो वो वाला एंगल भी ले आओ। जितना आप क्रिएटिव हो सकते हो, जितना आप अपने उसको खोल सकते हो खोल दो सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस। 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 सिक्योरिटी चैलेंजेस दिखा दो मैप बना के। उसके बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस पूछे हैं 4 लाइन में, लास्ट में लिख दो कि भाई हाउ टू टैकल, मतलब 4 पॉइंट्स बना के कि ये चीज़ें हैं, स्टेट टू स्टेट कॉपरेशन हो जाएगा, हैं इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हो जाएंगे, ठीक है, उसके अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो हो जाएगा, एक लीगल हो जाएगा। ये सारे एक फ्रेमवर्क होता है जो हम जीएस में पढ़ते हैं, वही फ्रेमवर्क आएगा इसमें बस। डिस्कस द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा, ठीक है, सिंपल आर्किटेक्चरल फीचर्स लिखा हुआ है सिलेबस में, पूछ लिया। आज आगरा का पूछा है, कल अयोध्या का ना पूछ लें। ऐसे जो मेजर मेजर सिटीज़ है ना, वो सारी उसमें जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। अब ये इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई आगरा क्यों पूछ लिया, ये यूपी में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो आगरा में है। तो सबसे पहला बनता है कि किसी के दिमाग में भी अगर सिलेबस में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन लिखा हुआ है तो सबसे पहले वहीं जाएगा जो एकदम प्रोमिनेंट है, ठीक है। एंशियंट सिटीज़ लिखी हुई हैं वहाँ पे, वाराणसी और ये सारा इलाहाबाद प्रयागराज वाला ये जो जो रीजन है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। शायद जब पहले पेपर अलग नहीं हुए थे तो जो GS1 था उसी में जो यूपी वाला पार्ट था उसमें पूछा भी हुआ है एक दो सिटीज़ के बारे में। तो आगे वो पूछ सकता है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लो। इसमें कोई भी लिख देगा आंसर, कोई बड़ी वो नहीं है, मार्क्स की गारंटी तो भाई है नहीं, चेकिंग का तो पता ही है आपको। आइडेंटिफाई द साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इन यूपी, ठीक है, इसमें यूपी का मैप बनाना है जो हड़प्पन साइट्स हैं। अब इसमें क्या है ना कि 2 पेज नहीं भरे जाएंगे, तो ज़्यादा वो टेंशन ना लेना कि भाई 4-5 तो साइट्स ही हैं यूपी में। पहले क्या करना, वो एक वो दिखा देना हड़प्पन का एक्सटेंट कितना है। भाई यहाँ पे यूपी में आलमगीरपुर है, मांडा है, दायमाबाद है, ऐसे करके दिखा देना, ठीक है, ये एक्सटेंट है। तो फिर यहीं से लाना, यहाँ पे यूपी का मैप बनाना और वहाँ पे जो जो साइट्स हैं उनको पॉइंट कर देना। ये आइडेंटिफाई वाला हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं जैसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप है, और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसमें आंसर लिखे, क्योंकि जो वहाँ से चेक कर रहे हैं वो उनको पूरा आता होगा, जैसे बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई पूछा हुआ, इसमें आइडेंटिफाई करके बच्चा लिख दे तो 2 नंबर नहीं देगा वो। तो इसमें थोड़ा थोड़ा उनके बारे में, साइट्स के बारे में लिख दो भाई कि ये आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो जनरल फैक्ट्स है ना वो सारे लिख दो वहाँ पे कि हाँ हाँ ये फर्स्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन थी और ऐसे ऐसे करके। और थोड़ा इसके स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे के लेक्चर्स में कि यूपी स्पेसिफिक क्या था, ऐसा क्या मिला था यहाँ पे। डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये भी सिलेबस में लिखा हुआ है कि यूपी का क्या रोल था नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो थे। तो नॉन कॉपरेशन है, कल को सिविल डिसोबीडियंस पूछ सकता है अगला वाला, क्विट इंडिया पूछ सकता है, ठीक है। तो जितने भी मूवमेंट्स हैं, मेजर मूवमेंट्स हैं, बनता था पूछना, पहले नीचे से स्टार्ट किया है, गांधीयन फेज से नॉन कॉपरेशन आता है तो वो पूछ लिया है, ठीक है। किसान सभा वाला और ये सब सारा पूछ सकता है क्योंकि हिस्ट्री पूरी वहीं से है, यूपी का मतलब प्रोमिनेंट रोल था उसमें। उसके बाद है ये की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा सेंटर पॉलिसी। तो पहले तो क्या है ना कि जितनी भी पॉलिसी आ रही है उसमें लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ पॉलिसी, तो उन पॉलिसी में अगर जैसे आपको नहीं आता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो उन पॉलिसी में ना कुछ मेजर मेजर चीज़ें होती हैं कि भाई आप अपने स्टेट में कोई भी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हो, सर्विस सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स देगी। तो वो इंसेंटिव जितनी भी पॉलिसी ना, आप मतलब ये डरना मत कि यार इतनी सारी पॉलिसीज हैं, हम वो कभी की भी पूछ सकता है, और पूछा भी हुआ उसने नीचे 18 की भी शायद पूछी है। तो उसमें ये डरना नहीं है कि मतलब क्या लिखें, वो कॉमन पॉइंट्स नोट कर लेना एक जगह सारी पॉलिसीज़ के कि भाई स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो सब्सिडी है वो देगा, ठीक है, कुछ कंपनसेशन देगा, इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करेगा, और लैंड एक्विजिशन में स्ट्रीमलाइन करेगा प्रोसेस को। तो ये जो मेजर मेजर जो पॉइंट्स हैं ना सारी स्कीम्स में सेम है, ठीक है। तो वो उसका वो जो फीचर्स हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसी भी चीज़, किसी भी कोई भी डेटा सेट, मान लो कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव सबके रहेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। बाकी जो जितने भी स्टेट रिलेटेड रैंकिंग्स हैं उनमें यूपी की रैंक बढ़ेगी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, लेकिन हर पॉलिसी के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, वो देखने से पता चलता है। जैसे डेटा सेंटर पॉलिसी है, क्या क्या प्रमोट करना चाह रही है, डेटा सेंटर्स बनाना प्रमोट करना चाह रही है, तो वहाँ पे क्या क्या
उसके इंसेंटिव्स दे सकते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उसमें? भाई सर्विस सेक्टर में काम आएगी ये, डेटा सेंटर जितने भी बनेंगे सर्विस सेक्टर में हेल्प करेगा, तो उसी उसी के रिगार्डिंग में उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो उसमें ऐसा डरना नहीं है कि यार ये नहीं पता है, स्पेसिफिक नहीं, किसी को नहीं पता भाई। रैंक 1 ला रहा है वो, उसको भी नहीं पता है एकदम स्पेसिफिक। हाउ मच हैज़ द ऑपरेशन, क्योंकि जो मेरा जो रैंक आया था, मैं कुछ भी नहीं ऐसा, मेरा यूपीएससी का पेपर था, मैं उसका अपना दे के 2 दिन बाद इसका था, ऐसे लिख के आया आराम से। सबको पता है इनके चेकिंग का, इनका क्या सब क्या ही लेवल है चेकिंग का। 200 रुपये में वहाँ पे कॉपियाँ चेक हो रही हैं टाइम से। कॉपी बस ये है कि आपकी कॉपी एकदम अच्छी दिखनी चाहिए, जो पूछा हुआ है उसके रिलेटेड रहना चाहिए, एकदम क्लियर कट आंसर किसी को नहीं आते, तो इसलिए घबराने की जरूरत किसी को भी नहीं है। ये देख लो, ऑपरेशन कायाकल्प का क्या रोल रहा है मॉडल स्कूल्स बनाने में। तो भाई क्या रोल रहा है ऑपरेशन कायाकल्प का? अब ये है कि कोई सोचेगा यार ऑपरेशन कायाकल्प क्या है, ये नहीं पता, मान लो किसी किसी को नहीं पता होता है ना। ऑपरेशन कायाकल्प हेल्थ में भी पूछ सकता है। बेसिकली क्या होता है ना कि ये छोटे छोटे ऑपरेशन चलाते हैं गवर्नमेंट वाले, कि भाई इसमें हम उसके जो वो है ना स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे, कोई भी हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। वहाँ पे स्कीम चलाएंगे, जैसे हेल्थ सेक्टर में जो भी वहाँ के ये हो सकता है कि भाई हमारा सारा जो सिस्टम है वो स्ट्रीमलाइन रहे, सब टाइम पे आए, सब कुछ वैसा रहे। वैसे ही एजुकेशन सेक्टर में क्या करेंगे, तो मॉडल स्कूल्स बना रहे हैं, नहीं है पूरा यहीं पे लिख दिया कि मॉडल स्कूल बनाएंगे। इसमें क्या है, इसका सिग्निफिकेंट एफर्ट्स लिए हैं प्राइमरी और पर प्राइमरी को। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ना जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जैसे पीएम श्री स्कूल्स हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसके अंडर, तो वो मॉडल स्कूल बना रहे हैं। वो थोड़ा भी आपको पता है उसी के लाइंस पे लिख दो कि ये सिग्निफिकेंट एफर्ट्स, ये इतना इस लाइंस पे सिग्निफिकेंट रहा है। या दिल्ली दिल्ली में जैसे केजरीवाल वाले जो स्कूल हैं, वही भाई सबसे पहले क्या करेंगे किसी भी स्कूल में, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, आउटकम आउटपुट बेस्ड ओरिएंटेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए, मतलब ये फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे हम नाप तौल कर सकें कितना उनका क्वालिटी एजुकेशन हुआ है नहीं हुआ है। तो यही सब लिखना है थोड़ा थोड़ा। 8 8 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये है, हाँ ये अब ये 12 नंबर वाले हैं। इनमें जनरली क्या होता है ना, यूपीएससी वाला ट्रेंड भी वही है और इनका भी वही है, इनमें लिखने को कम होता है, एनालाइज करने को ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जनरली मेरा तो ये रहता है कि भाई इन क्वेश्चनों को मैं तो पहले करता हूँ, क्योंकि बाद में मैंने 2018 यूपीएससी के अटेम्प्ट में ट्राई किया था शुरू के पहले लिखने का यूपीएससी में, तो वहाँ पे मेरा जीएस 1 का लास्ट में 15 15 नंबर वाले छूट गए थे, दो बाकी की क्वालिटी गिर गई थी। तो इसलिए क्योंकि एनालाइज करने को रहता है तो थोड़ा वो रहता है। अब या तो वो एक तो धुन वाले वो ट्रेनिंग हो आपकी कि भाई कुछ भी पूछा है लिखना वही है जो हमारे दिमाग में है, उनके भी नंबर ही आते हैं। क्या डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी, हाउ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स वर बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या है, 2 पार्ट है, ठीक है, 3 पेज होंगे, 1.5 1.5 में बांट लेना इसको। स्टेजेस बता दो लैंड रिफॉर्म्स की। इंडिपेंडेंस से वो 1970s का फेज आया था, पहले बता देना। सबसे पहले क्या, जमींदारी और जमींदारी वाला बता देना, वो सबसे पहले एबोल्यूशन हुआ, सक्सेस भी हुआ था वो। उसके बाद 70s में पॉलिसी आई थी वो इंदिरा गांधी के टाइम पे, जिसमें वो लैंड सीलिंग और वो वाला चल रहा था, उसमें उसके वो बता देना कि भाई हर स्टेट को अपने अपने वो दिए गए थे कि अपने हिसाब से लॉ बना लो भाई, क्योंकि लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो वो सब उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेना। उसके बाद प्रेजेंट तक लेके आना है ना इसको, तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इस टाइम पे डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स चल रहा है, तो वहाँ पे उसको एंड कर देना। चार चार फेज बना लेना इसके। 4 बन जाएंगे आराम से, कोऑपरेटिव फार्मिंग और वो सब आ जाएगा। उसके बाद ये है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स और बेनिफिट फ्रॉम दीज लैंड। कैसे बेनिफिट हुए एग्रीकल्चर जो लैंडलेस लेबर्स थे, तो बता देना। जो जितने भी आपने 4 फेज बताए हैं उन्हीं का बता देंगे। एक तो लैंड जो लैंडलेस एग्रीकल्चर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको, ठीक है। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सीलिंग वाले से लैंड जो आए उसको भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ स्टेट लैंड थे उनको कर दिया, वो कौन सा लैंड होता है जो अभी सरकार एक यूपी सरकार वो लेके आई है ना, जो बिल लेके आई थी इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो वापस ले रहे हैं, वो वाला लैंड।
पट्टा करते हैं ना, सरकार पट्टा देती है वो, जो लैंडलेस वाले होते हैं उनके लिए। तो वो सारा जो कैसे पट्टा करते हैं वो सब थोड़ा बता देना, कैसे बेनिफिट हुआ है। तो मतलब ये पूछा हुआ है कि इसका एक वो बताना है आपको कि हाउ हैज़ द स्कीम वर्कड। तो उसमें ये करना कि इसके नेगेटिव्स पॉजिटिव्स बना लेना, दो कॉलम, वो बता देना कि नेगेटिव्स ये, मतलब पहले पॉजिटिव्स बताना, जो बेनिफिट वाला जो बता दिए कि हाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये हुआ। उसके बाद चकबंदी वाला भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। ये सारा करने के बाद और नेगेटिव्स बताना इसके, और फिर वे फॉरवर्ड में लिख देना कि क्या ज़रूरी है आगे। और तो नई टेक्नोलॉजीज जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉकचेन को कर लो लैंड रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस में। पॉलिसी इनिशिएटिव्स में ये कर लो भाई कि आप अभी तो जो सिस्टम है वो सारा उस पर चलता है ना, प्रॉपर्टी राइट्स का जो जो मेजर डिस्प्यूट है वो यही है कि आपके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब उसमें अभी एक के नाम पर, एक को बेच दी, वही दूसरे को बेच दी ज़मीन, फिर वो डिस्प्यूट हो गई आपस में। तो लैंड डिस्प्यूट वगैरह ये फ्यूचरिस्टिक करके दिखा देना, एआई वगैरह को यूज़ कर सकते हैं डेटा एनालाइज करने के लिए, बेनिफिशियरीज ढूंढने के लिए, ठीक है। ये सारा वे फॉरवर्ड कर देना। ये सिंपल है भाई, सिलेबस में लिखा हुआ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है यूपी का। तो सबसे पहला जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जो हेड है ना, वो चीफ सेक्रेटरी होता है। तो उनका रोल को एग्जामिन करना है, पहले चीफ सेक्रेटरी के बारे में लिख देना, ठीक है। उनके क्या क्या रोल्स हैं वो लिख देना, कि सिविल सर्विस बोर्ड जो होता है उसका हेड होता है ना। बाकी जितनी भी जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी इनके थ्रू ही जाती हैं, जो भी पॉलिसी वगैरह जो जितनी भी हैं। तो उसको 12 नंबर का 6 पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। एग्जामिन करना है अब इसको, रोल को, कि भाई कितना वो रहा, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स या क्या ज़रूरी है इसमें, मतलब इसको पूरा बताना है कि हाँ। जैसे क्या है ना कि जो एक शायद सुब्रमण्यम केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई इनके टेन्योर सिक्योर होना चाहिए, 2 साल का कुछ ऐसा बोला था। तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, वो वाला चीज़ इनकॉर्पोरेट कर लेना इसमें, ठीक है। और और क्या क्या मतलब पॉजिटिव्स हैं, जो वर्किंग स्टाइल है चीफ सेक्रेटरी का वो कर लेना। और इसमें इतना लिखने को तो कुछ है नहीं, तो 2.5 पेज में ख़त्म हो रहा है तो वहाँ ख़त्म कर देना भाई इसको। थ्रो लाइट ऑन द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। अब ये तो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है ना, वही ई गवर्नेंस लिखा हुआ ना, ई गवर्नेंस इन यूपी। तो सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट, ये चल रहा है काफ़ी टाइम से एग्जाम में, 3 पार्ट हैं इसके। पहले तो लाइट थ्रो करनी है भाई इस पर, दूसरा क्या है, गुड है या नहीं है इसको एग्जामिन करना है, पॉजिटिव नेगेटिव बता के। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव्स बताना है इसके, पॉजिटिव्स ही हैं, नेगेटिव नहीं, चैलेंजेस हैं बहुत सारे, ठीक है। सबके पास अभी नेट तो पहुंच नहीं पाया है अभी, लिटरेसी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है। अब ऐसे ये है कि हाउ डू कास्ट हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर अफेक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी रूरल। ये है सोशल, सोसाइटी से आया है, ये भी सिलेबस में लिखा हुआ है, सोशल स्ट्रक्चर्स। कास्ट हायरार्कीज और पावर स्ट्रक्चर्स अफेक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल यूपी, स्पेसिफिक उन्होंने पूछा है। क्योंकि जो कास्ट हायरार्कीज हैं वो अभी भी वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथेंड है, ठीक है। और जो भी पावर स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके बेसिस पे, जितने भी पावर स्ट्रक्चर्स हैं, बीट ऑन कास्ट और ऑन अदर फैक्टर्स, तो वो एक्सेस टू रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। बेसिकली हमें मतलब वो पूरा बताना है कि मतलब थोड़ा बचना है इसमें कि पूरा कास्ट बेस्ड आंसर, कास्टिज्म इसमें मत रिफ्लेक्ट कर देना। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि एकदम वैसा नॉन शलाइंट हो गया आंसर लिखना भाई, कि कास्ट हायरार्कीज में एक्सेस टू रिसोर्सेज में सबसे पहले तो लैंड आ जाएगा। अब लैंड मतलब कैसे लैंड रिफॉर्म्स, जो क्वेश्चन आया था ना, लैंड रिफॉर्म्स वो नहीं हुए सक्सेसफुल, तो वहाँ पे जैसे जिनके पास ऑलरेडी थे तो वो उनके पास अभी भी लैंड है, तो एक्सेस टू रिसोर्सेज में वो आ गया, ठीक है। कई कई एरियाज़ में और अगर ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है तो वहाँ पे ये है कि बाकी की जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है प्रेवलेंट रूरल एरियाज़ में बेसिकली, जहाँ पे ये जो एक्सेस टू रिसोर्सेज में आ जाएगा, एक तो लैंड आ गया, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आ गया। बाकी मॉडर्न रिसोर्सेज में भी लिख सकते हो, मॉडर्न रिसोर्सेज में जैसे अब ये डिजिटल रिसोर्सेज हैं, ये ऐसे करके लिख लेना है इसको, ठीक है।
और इंटर जनरेशनल वाला इशू आ जाएगा कि भाई इंटर जनरेशनल बेनिफिट है तो अक्रॉस द जनरेशन रिफ्लेक्ट होगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी उसी तरह की होंगी। मतलब आप यहाँ पे अगर डेटा वगैरह याद हो तो इसमें डेटा लिख सकते हैं कि एजुकेशन जो कास्ट की है, डिफरेंट कास्ट की है, वो लिटरेसी रेट अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ही जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में वो भी डिफरेंट है, ठीक है। हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी डिफरेंट है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो डिफरेंट होंगी। एक विशियस साइकिल, एक वर्चुअस साइकिल वाला डायग्राम बना देना गोला, उसमें दिख जाएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ उत्तर, क्योंकि ऐसे क्या है ना कि इतना डाइवर्स पेपर है। अब इसमें क्या है कि इसमें पॉलिटी भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें सोसाइटी भी है। तो अब ऐसा तो कोई, या तो कोई वो हो भाई केवल्य ज्ञान प्राप्त करने वाला कि भाई जिसको सारा ज्ञान हो और पूरी एकदम बढ़िया से कॉपी चेक कर देगा वो, जिसको सारा एकदम ज्ञान हो। कोई भी प्रोफेसर बिठाओगे किसी का तो उसको ये, अब मान लो सोशियोलॉजी का बिठा दिया तो उसको बाकी की चीज़ें नहीं बताएंगी, ज्योग्राफी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पता होंगे, ज्योग्राफी वाला बिठाओगे तो उसको नहीं पता होंगे। अगर मान लो जर्नलिस्ट बिठा दिया तो और बल्ले बल्ले है तुम्हारी, भाई पता तो है नहीं किसको बिठाते हैं वहाँ पे। इसमें मेरी एक बात हुई थी, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे, तो एसए वगैरह की शायद करते थे वो, उनसे मेरी बात हुई थी, वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्या बता रहे थे। क्योंकि मेरे क्या है ना कि 22 वाले में मेरे एसए की वजह से ही एसडीएम रह गया था मेरा, मतलब 30 मार्क्स से शायद रह गया था कुछ। तो उसमें एसए में 60 मार्क्स दे दिए, जब सिविल्स में मेरे एसए में मार्क्स कम नहीं आए हैं। तो मेरे को बड़ा वो लगा था शौक कि कैसे नहीं आया। तो मैंने उन्होंने मतलब कहीं किसी के थ्रू मिले थे तो उनसे बात की थी, तो उन्होंने कुछ बताए थे कि क्या क्या, जैसे इनको पॉइंटर्स बताए जाते हैं कॉपी चेक करने से पहले, तो वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनालाइज द अचीवमेंट्स ऑफ बाबा रामचंद्र। अब ये लिखा हुआ है भाई यूपी के जो फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, या जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो रामचंद्र का, जैसे मैंने बोला था ना कि पीजेंट मूवमेंट में सिग्निफिकेंट रोल यूपी का आना स्टार्ट हो गया था, किसान सभा जो मूवमेंट स्टार्ट हुए थे तो उनमें ये प्रोमिनेंट फिगर थे। अभी 12 नंबर में पूछ लिया है, 3 पेज इसमें भरे जाने, तो उसमें यही है कि भाई बाबा रामचंद्र के बारे में इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। उन्होंने क्या क्या किया, अब क्या क्या किया एक दो पॉइंट बताओगे। तो जितने भी पीजेंट के इश्यूज थे जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़े हैं कि जो उनके रेंट रिलेटेड है या फिर जो एग्जैक्शंस हैं जो उनसे लिए जाते थे, वो सारे इश्यूज इसमें लिख देने हैं कि मतलब आप वो इश्यूज थे उन पर इन्होंने किया है बाबा रामचंद्र ने। और जो बाकी के गांधीयन मूवमेंट चल रहे थे वहाँ पे भी ये हेल्पफुल हुआ, कैसे हेल्पफुल हुआ वो सारा लिख देना भाई उसमें। उसको 3 पेजों तक ले जाना है, तो वो वाली चीज़ फिर उसको एनालाइज करना है। एनालाइज ऐसे करना है कि हाँ कैसे इसने एक सिग्निफिकेंट बूस्ट दिया इन जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं इन्होंने। तो बाबा रामचंद्र जी का जो क्या उनका सिग्निफिकेंस था कि भाई इन मूवमेंट्स को बूस्ट कैसे दिया, ठीक है। या जो फार्मर्स इश्यूज हैं वो मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट्स में उनको एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कैसे बना पाए। जैसे नेहरू को भी पार्ट बना लिया था उसका नेशनल फिगर जो थे। तो ये सारी चीज़ें उसमें एनालाइज करके ऐसे लिख देना, फ्यूचरिस्टिक लिख देना भाई कि अभी जैसे प्रेजेंट में गवर्नमेंट का मेन जो टारगेट है अन्नदाता जैसे करके है। तो वो ऐसे मतलब थोड़ा होता है कि अब देखोगे एक टॉपर की कॉपी यूपीएससी वाले की तो वो ऐसे लिख देते हैं कि हाँ भाई हिस्ट्री के क्वेश्चंस को वो प्रेजेंट से ज्वाइन कर देते हैं कंक्लूजन में 2 लाइन में, ताकि चेकर को थोड़ा मज़ा आ जाए। आए ना आए वो पता नहीं, बट हाँ कर सकते हैं ऐसे। थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वॉरियर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन द फ्रीडम स्ट्रगल 90। हाँ ये भी लिखा हुआ है उसमें सिलेबस में, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनमें सीधा क्या करना कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल का ये मूवमेंट को इंट्रोडक्शन दे के, और खूब सारे हैं दबा के उनके बारे में लिखो। और अच्छा कर सकते हो तो एक मैप बनाना, और जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में जो मूवमेंट हुआ मैप पे डिपिक्ट कर देना। ओके, ये देखो ओपन एंडेड, इम्पोर्टेंट प्लेस इन द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म। तो मतलब मोस्टली जो बुद्धा का वो था जो रहे, जो प्रवचन दिए ज़्यादातर वो सारे जो जो प्लेसेस हैं वो यूपी में ही हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद जो अशोक ने प्रोपगेशन किया इसका बुद्धिज़्म का, वो वाला पार्ट ले आना। उसमें जितने भी स्तूप्स ये जो हैं धामेक, धर्मराजक और ये सारे इनके बारे में बता देना कि कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। ठीक है। उसके बाद जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में बता देना कैसे वो है, मतलब जितना भी जो यूपी बिहार वाले रीजन में ही था बुद्धिज़्म का उस टाइम पे, वो सारा ले आना। ठीक है। और उसके बाद अभी जैसे कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आप देखोगे कि कुछ ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं जो बनाए गए हैं, जैसे अ, शायद यहाँ नोएडा में भी है एक वो अंबेडकर पार्क है, तो वहाँ पे बुद्धा की काफ़ी सारी इमेजेस हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे। लखनऊ में भी है शायद एक, जो बुद्धिज़्म रिलेटेड म्यूजियम्स वगैरह कहीं बनाए गए हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट शायद लखनऊ में बनाया गया है। तो वो सारा लिख देना। ठीक है। बुद्धिज़्म के प्रोपोगेशन में डिस्कस द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन, ये बाउंसर क्वेश्चन है। अब इसमें ये नहीं डरना है कि, वही मैंने बोला ना कि भाई कहीं से कुछ भी पॉलिसी डाल दें, वो तो उनका क्या वो है, मतलब पेपर जो बना रहा है। तो उसमें ये है कि आयुष यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो गई, मान लो मैं फर्स्ट कुछ और यूनिवर्सिटी बता दे, कोई यूनानी यूनिवर्सिटी बता देता। ठीक है। वो फोकस इस पे नहीं जाना चाहिए कि हमें ये नहीं पता कहाँ इस्टेब्लिश, नहीं पता कोई बात नहीं, इस पे फोकस करना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचर क्या है। ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, आयुष यूनिवर्सिटी है, हमें ये तो पता है ना कि आयुष क्या है, सिंपल, बस खत्म हो गया यहीं पे क्वेश्चन। तो आयुष जो यूनिवर्सिटी है, सिंपल, उसमें एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, उसमें R&D प्रोवाइड करेगी। ठीक है। आगे स्टार्टअप वगैरह कल्चर को बूस्ट मिलेगा उससे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, और ये इनको गवर्नमेंट होम्योपैथी वगैरह को बढ़ा रही है। ठीक है। तो उसी एरियाज में ही आंसर जाएगा, उन्हीं लाइंस पे ही आंसर जाएगा। इसमें डरना नहीं है कि फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ स्टेब्लिश हुई, नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कहाँ स्टेब्लिश हुई। ठीक है। तो उसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं कि R&D प्रमोट करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन, ये सब प्रमोट करना है, स्टार्टअप कल्चर प्रमोट करना है। ठीक है। R&D में ये भी लिख सकते हो कि भाई यूपी में जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर जो रिसोर्सेज हैं उनको, उनका प्रोस्पेक्टिंग वगैरह और उस सब में हेल्प करेगा। उसका नेचर क्या है, नेचर में बता देना कि क्या क्या करती है यूनिवर्सिटी, वही सारी चीज़ें बता देना उसके नेचर में, है ना। ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा ब्रॉड लिखना ताकि नेचर में आप स्पेसिफिक बता पाओ कि डिग्री प्रोग्राम जो है उनका वो है। ठीक है। फिर रिसर्च प्रोग्राम जो है वो बता देना, PhD प्रोग्राम वगैरह क्या है। ठीक है। फिर उसमें ये बता देना कि आगे जाके जैसे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वगैरह करेंगे, ड्रग, न्यू ड्रग्स की रिसर्च होगी। ठीक है। मेन स्ट्रीमिंग आयुष या फिर आयुर्वेदा और ये सारी मेडिसिन है, इसको मेन स्ट्रीमिंग करने के वो हैं, वो सब बता देना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है, एग्जामिन द स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स, पॉलिसी, डायरेक्शंस इन द मेडिकल एंड हेल्थ केयर यूपी हेल्थ पॉलिसी। ये हेल्थ पॉलिसी नहीं भी आती है, तो क्या है इसमें, इसमें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं और पॉलिसी डायरेक्शन है, ये मेन है। विद रेफरेंस टू, अगर पता है बहुत बढ़िया, टारगेट्स वगैरह पता है इंट्रोडक्शन में लिख देना, वरना क्या लिखना है कि यूपी हेल्थ पॉलिसी जो है, जो नेशनल वाली हेल्थ पॉलिसी है ना, अगर उसके बारे में थोड़ा ही पता है, उन्हीं लाइंस पे लिखना है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो सारी नेशनल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ना, वो पता है ना, उन्हीं लाइंस पे लिखना। क्वेश्चन कोई भी आया, जैसे शायद पेपर 6 में आया था, स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, किसी को नहीं पता भाई, वो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पता है, उसको पकड़ो और एन की जगह एस कर दो बस। ठीक है। तो ऐसे ही यूपी हेल्थ पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस, अगर अच्छे से आता है तो इंट्रोडक्शन में लिख देना, ये मेन है। एफर्ट्स क्या है, इनिशिएटिव्स क्या है, पॉलिसी डायरेक्शंस क्या है। हेल्थ रिलेटेड आपने एक बनाया हुआ ना नोट्स, उसमें जितने भी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं, सिलेबस में लिखा हुआ है एजुकेशन हेल्थ, तो बनाना, मतलब उस पर तैयार कर रहा है जो भी, वो सारा लिख देना। तो ये तो हो गया आज का पेपर का एनालिसिस। अब इसके बेसिस पे हम तैयार करेंगे कितना हम कर पाएंगे जितना। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे कल से, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे।
उसके बाद धीरे धीरे सिलेबस वाइज आगे बढ़ेंगे। तो चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच।